हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड 1 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंग्लिश के पेपर में आए हुए लिटरेचर के 30 और क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने 24 क्वेश्चंस रिगार्डिंग पोइट्री डिस्कस किए थे और उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, fair is foul and foul is fair. Who are the speaker or speakers of the above line? तो देखिए ये लाइंस मैकबेथ है, उसके वेरी फर्स्ट एक्ट के वेरी फर्स्ट सीन की है और यहाँ पे 3 विचेस बोलती हैं ये लाइन, फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर। और तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सेम लाइंस जो हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑर्डर रिवर्स करके मैकबेथ भी बोलता है, सो फाउल अ डे आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। वो पैंको और मैकबेथ की कन्वर्सेशन में बोली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन है, एंड पिटी लाइक ए नेकेड न्यू बॉर्न बेब स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट। मैकबेथ वाइल स्पीकिंग दीज लाइन्स इन द कॉन्शियस ऑफ इज कॉन्शियस ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए ये लाइंस बोलता है जब मैकबेथ डंकन का मर्डर कर देता है और उसके बाद में ही वॉज टॉकिंग टू लेडी मैकबेथ। तो वो बोलता है कि जो डंकन है वो स्लीपिंग करते हुए वॉज लुकिंग लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। तो वो उसके लिए बोलता है। तो इसका राइट आंसर सेकंड का हो जाएगा ए, डंकन्स इनोसेंस। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट full of sound and fury, signifying nothing. In these lines from Macbeth, the word it denotes। तो ये लाइंस जो है, ये लाइन मैकबेथ बोलता है लेडी मैकबेथ जब सुसाइड कर लेती है और उसकी इंफॉर्मेशन मैकबेथ को दी जाती है, तब वो बोलता है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, टुमारो टुमारो टुमारो। ये लाइंस भी बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द टाइटल ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट के टाइटल के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन अपने को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द टाइटल माइट हैव बीन सजेस्टेड टू शेक्सपियर बाय लॉजेस प्रीफेस टू हिज नॉवेल्स रोजलिंड इन विच ऑकर्स द फ्रेज इफ़ यू लाइक इट सो। तो ये टाइटल बिल्कुल सही है, ये थॉमस लॉज के रोजलिंड से लिया हुआ है, जिसमें इफ़ यू लाइक इट सो ये फ्रेज़ है, ये ऑकर होती है। सेकंड है द टाइटल रेफर्स टू इमेंस वेराइटी ऑफ द प्ले। तो ये भी बिल्कुल सही है, टाइटल में वेराइटी। देखिए टाइटल जो है उसका मीनिंग ही यही है कि एज यू लाइक इट, आपको जैसे समझ में आता है या जैसे आप पसंद करते हो, इसका सेंस आप ले सकते हो टाइटल का। तो इसमें वेराइटी है। सी है इन द एपिलॉग of the play to the play Rosalind says like as much of the play as you please। तो ये भी बिल्कुल राइट है, एपिलॉग रोजालिंड ही बोलती है और वो ये लाइन में बोलती है लाइक एज मच ऑफ द प्ले एज प्लीज यू। तो ये भी बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन है द कैरेक्टर्स इन द प्ले डू नॉट गेट व्हाट दे लाइक। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि प्ले के एंड में तो जिसको जो पसंद आता है वो वही उसको मिलता है, ठीक है। जो 4 जो कपल्स होते हैं उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, दे गेट मैरिड एट द एंड ऑफ द प्ले। और जो सीनियर ड्यूक है उसको वापस से उसका किंगडम मिल जाता है, और जो ड्यूक जूनियर है, सीलिया का फादर, वो गिव अप कर देता है, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ होती है। तो डी इसका रॉन्ग है, मतलब इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा डी। Question number 5 है, run run Orlando crave on every tree the fair the chaste and unexpressive she was the speaker of the above lines in the play as you like it। तो ये लाइंस जो हैं ये ऑरलैंडो बोलता है कब, जब वो हर एक ट्री पे अपनी पोइट्री राइट करके और पेस्ट कर रहा होता है। तो ये लाइंस ए राइट हो जाएगा इसका, ऑरलैंडो के द्वारा बोली गई हैं। सिक्स्थ है, who has been called the embodiment of Helen's face, Cleopatra's majesty, Atlanta's grace। तो ये लाइंस जो है
ये लाइंस भी ऑरलैंडो ही बोलता है और ये बोलता है रोजालिंड के लिए, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। ये कंपेयर करता है रोजालिंड को हेलन के फेस से, क्लियोपैट्रा के मैजेस्टी से और एटलांटा के ग्रेस से। 7th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है बेकन के ऑफ स्टडीज ऐसे का। तो इसका ए ऑप्शन है क्राफ्टी मैन वर्शिप स्टडीज़, तो ये वेरी फर्स्ट ही रॉन्ग है। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, ठीक है। सिंपल मैन एडमायर देम, वाइज मैन यूज देम, तो ये बिल्कुल सही है। जुडिशियस रीडर्स शुड वी एंड कंसिडर, ये भी बिल्कुल राइट है। ए इनकरेक्ट हो जाएगा इसका, 7th का ए है। 8th क्वेश्चन है सिमिनी सेक्टर्स इन द एसे ऑफ स्टडीज रेफर्स टू। सिमिनी सेक्टर्स कौन होते हैं? सिंपली हेयर स्प्लिटर्स, तो ए राइट हो जाएगा इसका विदाउट एनी डाउट। 9th है अकॉर्डिंग टू बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज सर्व फॉर, तो ये वेरी फर्स्ट लाइन है ऐसे की स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, तो इसका डी राइट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम रेफर्स टू यंग चिमनी स्वीपर्स एज। तो देखिए ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आरपीएससी हर बार पूछती है, और जो नाम है जिन नामों से यंग चिमनी स्वीपर्स को चार्ल्स लैम एड्रेस करता है, नाम जो नेक्स्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको भी याद रखने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडर नाउसेस, ए ट्रूएंट्स इज़ रॉन्ग, रिच एरिस्टोक्रेट सी इज़ रॉन्ग, लेबरर्स डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग, तो इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th येट मस्ट आई कन्फेस दैट फ्रॉम द माउथ ऑफ ए ट्रू स्वीप ए डिस्प्ले इवन टू ostentation of those white and shiny ossifications strikes me। तो इन दीज लाइन चार्ल्स लैम इज टॉकिंग अबाउट, तो ये लाइन्स जो हैं वो लैम ने यंग चिमनी स्वीपर्स जब वो स्लिप हो जाता है और जब वो यंग चिमनी स्वीपर्स उस पर हंसते हैं तब की है, और इनमें ये वाइट टीथ के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका ए राइट हो जाएगा। Identify the phrase which has not been used by Charles Lamb for the chimney sweepers। तो इनमें से वो फ्रेज़ निकालनी है, आइडेंटिफाई करनी है जो लैम ने चिमनी स्वीपर्स के लिए नहीं यूज़ की है, ठीक है। ये सेम उसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्लेयर गेम्स, ये बोलता है बिल्कुल। यंग ऑर्फन्स ये नहीं है। सेबल यॉन्कर्स ये बोलता है और यंग यूरोपियंस ये भी बोलते हैं, तो इसका बी जो है बी रॉन्ग हो जाएगा। 12th का बी रॉन्ग है, ठीक है। द रिवीलर्स हु कैरिड स्कीमिटी टाइड effigies of two characters to a donkey in the novel The Mayor of Casterbridge, the two characters were। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है जो स्कीमिटी राइड होती है उस पर दो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको वहाँ उस डोंकी पे लटकाया जाता है। तो यहाँ पे माइकल हैचर्ड और ल्यूसेटा, इन दोनों के कैरेक्टर्स उस पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सी राइट हो। इसके बाद 14 है थ्री मैरिनर्स इन द नॉवल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज। तो थ्री मैरिनर्स क्या है कैस्टरब्रिज में? इन है। देखिए थ्री मैरिनर्स ही वही इन है जहाँ पे सूसन और एलिजाबेथ न्यूसन दोनों फर्स्ट टाइम माइकल हैचर्ड को देखते हैं और उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ही नॉबल पर्सन बन चुका है वहाँ का। तो इसके बाद में वो नेक्स्ट जो भी अपना प्लान है वो करते हैं। 15th नंबर है व्हाट डज जगन टेक विथ हिम टू चिन्नादुराईज ग्रोव। तो जब जगन लास्ट में चिन्नादुराई की ग्रोव पे जाता है तो वो अपने साथ में क्या लेके जाता है? तो उसका फर्स्ट और लास्ट जो है वो लव है, गांधीयन चरखा, तो वो गांधीयन चरखा और चेक बुक और या बैंक बुक लेके जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मालगुडी 16 है, मालगुडी इज़ द नेम ऑफ ए कैरेक्टर, फिक्शनल टाउन, स्वीट शॉप और बुक, तो इसका बी राइट हो जाएगा।
मालगुडी जो आर के नारायण की नॉवेल्स हैं उनमें उन्होंने एक फिक्शनल टाउन का यूज़ किया है, और ये मालगुडी की स्टोरीज पहले टीवी पे भी आती थी, अगर आपने देखा हो तो ये बी राइट हो जाएगा इसका, फिक्शनल टाउन। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, ये भी इसी में से लिया हुआ है, वेंडर ऑफ स्वीट्स में से। वाइल रीडिंग गीता, जगन्स ईयर्स एंड माइंड आर ऑलवेज इन द किचन, तो ये राइट है। जगन अलाउज द लेफ्ट ओवर्स टू बी रीस्टफ्ड इन द न्यू स्वीट्स, ये भी राइट है कि जो उसके हलवाई काम करते हैं या जो वर्कर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम सबको मिला के एक नई स्वीट बनाएं क्या, तो वो उसके लिए रेडी हो जाता है। जगन रेजेस द प्राइस ऑफ स्वीट्स, ये रॉन्ग है। जगन स्वीट्स के प्राइस को रेज नहीं करता है, वो बल्कि उनको बहुत कम कर देता है, तो ये सी हो जाएगा। और डी है, जगन टेल्स हिज कजिन दैट मनी इज एन इविल, तो ये राइट है। फिर है 18th नंबर, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स बिलो, इन लाइन्स में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ये देखना है। तो राइट 10,000 days and nights till age snow white hairs on thee, तो ये इनमें कौन सा है, ये लाइन्स आपको पता होंगी किसकी है, कोएन कैच अ फॉलिंग स्टार की है। और इन लाइन्स में 10,000 days मतलब कोई इंसान 10,000 दिन तक कैसे ट्रैवल कर सकता है, तो इसमें हाइपरबोला है। 19th है, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच, लाइन है लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, तो इसमें है लाइक का यूज़ हुआ है, तो सिमिली है। फिर है नेक्स्ट 20, द प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशंस पर्टिकुलरली पिटी एंड फियर थ्रू आर्ट or any extreme change in emotion that result in renewal and restoration is called, देखिए ये लाइन क्या कहना चाह रही है पहले ये समझते हैं। प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशन, कि जो इमोशंस है वो क्या हो जाए, प्योरीफाई हो जाए, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाए, पिटी और फियर, वो चेंज हो के आर्ट और एनी एक्सट्रीम चेंज, वो एक्सट्रीम चेंज हो जाए उन इमोशंस में, और वो किस में रिजल्ट हो, रीन्यूअल या रिस्टोरेशन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो बैथोस भी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, कैथारसिस जो होता है ड्रामा के अंदर, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्योरिफिकेशन और पिटी एंड फियर, ये सी राइट हो जाएगा इसका। 21 है, एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ ब्लंट वन दैट इज फेल्ट टू बी डिसअग्रीबल और एम्बेरेसिंग वुड बी, ठीक है। जो एक इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, किसकी जगह पे, एक ब्लंट, ठीक है, एक सडन कोई फीलिंग होती है, इमोशन होता है, ठीक है, या कोई चीज़ एम्बेरेसिंग होती है उसको बोलने के लिए, या कोई चीज़ डिसएग्रीबल होती है, मान लो किसी की डेथ हो जाती है, तो अपन उसको ठीक तरीके से अच्छे वे में कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ बहुत बुरी हो जाती है तो उसको अच्छे तरीके में बोला जाना, तो ये इसका सी हो जाएगा, यूफेमिज्म बोलते हैं इसको। फिर है 22, ए टर्म टू सिग्निफाई द डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क ऑफ अर्थली रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स इन प्रोपोर्शन टू द वर्च्यू एंड वाइस ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। ये है कि एक टर्म जो सिग्निफाई करती है क्या, एट द एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क के एंड में ऑफ अर्ली रिवॉर्ड्स, कि उसको क्या मिले, रिवॉर्ड्स मिले, कि देखो एक चीज़ होती है जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही मिलेगा, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, कि रिवॉर्ड्स मिलते हैं या पनिशमेंट मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं पोइटिक जस्टिस में आती हैं, तो इसको सी राइट हो जाएगा। सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन with an exalted subject matter and often in the form of address is called, तो देखिए आपने ऑड टू वेस्ट विंड तो पढ़ी होगी, ठीक है, उसका सब्जेक्ट कैसा है, सीरियस है और डिग्निफाइड है, ठीक है, और ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, और उसमें हर बार जो
शैली है वो उसको एड्रेस करता है अलग अलग नामों से। तो ये क्या चीज़ है? ए, ऑड है। ठीक है, तो इसका 23 का ए हो जाएगा। द डाउज इन द इनमेमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज। ठीक है, तो इसमें ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरोन, सिमिली, ओनोमेटोपोइया या पन। तो इसमें सी हो जाएगा। देखो मर्मरिंग जो साउंड है वो रिजेंबल करती है साउंड, जो कोई ऐसा वर्ड जो सेम साउंड को रिप्रेजेंट करे उसमें ओनोमेटोपोइया होता है। तो इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 है, मिसेस एक्विटोन इन द वेस्टलैंड इज। तो मिसेस एक्विटोन कौन है? फॉर्चून टेलर? नहीं, फॉर्चून टेलर तो मैडम सोसोस्ट्रीस है। ठीक है, और लेडी टाइपिस्ट का नाम ही नहीं बताया जाता। और डी है चेस प्लेयर, तो ये भी नहीं है। बी इज राइट, क्लाइंट ऑफ मैडम सोसोस्ट्रीस। ये फर्स्ट जो पार्ट है वेस्टलैंड का, फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, उसी का पोर्शन है। लास्ट में बोलती है मैडम सोसोस्ट्रीस की, मैं मिसेस एक्विटोन को बोलना कि मैं उनका जो फॉर्चून है वो उनको खुद बताने जाऊंगी। तो बी 25 का बी राइट हो जाएगा। 26 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीन द वेस्टलैंड डू वी हैव डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश से डिपार्चर मतलब अपन दूसरी लैंग्वेज कहाँ पे आती है? तो ये सी राइट होएगा इसका, द हाइसिंथ गार्डन सीन। ये फर्स्ट पार्ट में ही आता है, तो ये आप देख लेना, उन लाइंस में आपको मिल जाएगा। 27th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। गोल्डबर्ग एंड मेकन आर एम्बॉडीमेंट ऑफ स्टैनलीज एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। तो ये बिल्कुल राइट है। उससे उनके एग्जिस्टेंस से, उनके होने से स्टैनली को एंजाइटी हो जाती है, बिल्कुल राइट है। गोल्डबर्ग एंड मेकन आर सोसाइटीज पुल टू क्लेम बैक एंड ऑप्ट आउट एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है उसको पुल करने का काम करते हैं, तो ये भी राइट है। अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। तो थर्ड है, गोल्डबर्ग एंड मेकन कैन बी कॉल्ड मैसेंजर ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ये भी राइट है। गोल्डबर्ग एंड मेकन आर आर्टिस्टिक पर्सोनिफिकेशन साइड ऑफ स्टैनली। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये कभी भी साइड नहीं लेते हैं उन स्टैनली की, वो हमेशा उसको टॉर्चर करने में लगे रहते हैं। तो डी राइट हो जाएगा इसका। व्हाट डज स्टैनली गेट एज हिज बर्थडे गिफ्ट। तो बर्थडे गिफ्ट मिलता है एक टॉय ड्रम, और लेकर आती है उसको लुलू, और गिफ्ट करती है उसको मिस मैग। ठीक है, मिसेस बॉल्स। 29 है, पिक आउट द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल क्राई द पिकॉक फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? नरगिस, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। माया इज़ राइट, गौतमी भी कोई कैरेक्टर नहीं है, ना डेजी है, तो इसका पी राइट हो जाएगा। 30 है, क्राई द पिकॉक डज नॉट हैव द थीम ऑफ। तो क्राई द पिकॉक की थीम कौन सी नहीं है? एलिनेशन एंड आइसोलेशन, तो ये बिल्कुल थीम है। मैरिटल डिसहार्मनी एंड डिज़ायर टू बी लव, ये भी राइट है, ये थीम है। इनएबिलिटी टू इनर सेल्फ टू कम्युनिकेट विद द आउटर वर्ल्ड, तो ये भी बिल्कुल राइट है। क्लास स्ट्रगल नहीं है और नेशनलिज्म भी नहीं है, तो ये 30 का डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम और इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ शिकायत करनी तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और एक फ्रेंड ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि सेकंड का आंसर रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग नहीं है माय फ्रेंड, वो राइट है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पे हमारे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।